नेक्स्ट हम करेंगे हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जब भी हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होगा, जैसे मैं NaCl की ही बात करूँ, अगर NaCl का क्रिस्टल बनाते हैं हम, ये भी तो एक सॉलिड ही है, तो इसमें क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं, बट ये वाला इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा। तो अगर ये वाला इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो उसमें रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं। अब अगर उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं, तो वो बना कैसे है, वो रह कैसे रहा है एक दूसरे के साथ कंबाइन। तो हम जब भी बात करते हैं, अगर मैं इसकी ही बात करूँ, ये इस टाइम पे क्या है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगी, रिपल्सिव फोर्सेस के। तभी तो हमारा ये सॉलिड बन पा रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम पे ना होता, अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो ये ब्रेक हो जाएगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो ये ऐसे कंप्रेस होता रहेगा। तो हम इक्विलिब्रियम में बात करते हैं जहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस के इक्वल हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस कब होंगी और रिपल्सिव फोर्सेस कब होंगी। अब हमें एक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में फॉर्मूला पता है, ये होता है F माइनस करली U बाई करली R। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और F क्या है, हमारी फोर्स है। अब यहाँ पे जब भी हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो वहाँ पे जो U की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। जब भी हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करेंगे, ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि जब भी वो कंबाइन करने में हमारी एनर्जी खर्च हो जाएगी, जैसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी, जब भी हमारे पास एनर्जी नेगेटिव होती है तो हम बोलते हैं कि हाँ इसने बाइंड करके रखा हुआ है, तभी उसकी एनर्जी नेगेटिव है। तो जब भी नेगेटिव एनर्जी होगी मीन्स उसकी एनर्जी कम हो रही है, बाइंड करने में खर्ची जा रही है उसकी एनर्जी एटम्स को, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। अब जब रिपल्सिव होगी तो क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए, ये क्या होगी, रिपल्सिव फोर्सेस के लिए, ठीक है। जब भी पॉजिटिव एनर्जी मीन्स रिपल्सिव फोर्सेस है उनके बीच में। अब अगर हम एक ग्राफ बनाए R और पोटेंशियल एनर्जी का, तो ग्राफ वो ऐसा बनता है कुछ सॉलिड के केस में, तो ये ऐसा बनता है। अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ देख रही हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कौन सा पार्ट होगा, रिपल्सिव पार्ट होगा। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कौन सा पार्ट होगा, रिपल्सिव पार्ट होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ देख रही हूँ, इस वाले पार्ट को देखूँ अगर मैं, तो ये क्या है, नेगेटिव U में है। अगर ये नेगेटिव U में है तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, हमारा अट्रैक्टिव पार्ट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, हमारा अट्रैक्टिव पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो किसके इक्वल हो जाएंगी, रिपल्सिव फोर्सेस के। अब अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे स्लोप क्या हो रही है, जीरो हो रही है, मीन्स करली U बाई करली R क्या है, जीरो बन रहा है। अगर करली U बाई करली R जीरो है तो इसका मतलब क्या है, F जीरो है। अभी यहाँ पे जितनी भी टोटल फोर्सेस है वो क्या है, उसका सम जीरो है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई भी फोर्स अगर हम लगाएंगे, नेट फोर्सेस वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तभी हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती, ठीक है। जो टोटल फोर्सेस होंगी वो जीरो के इक्वल हो जाएंगी। तो इक्विलिब्रियम पे करली U बाई करली R की वैल्यू जीरो होती है। अब अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन होगी, अब आपने अगर फाइंड करनी हो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हम कैसे निकालें, तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकालने के लिए, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है क्या, यहाँ से यहाँ तक RE। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे,
u का डेरिवेटिव कर देंगे r के साथ और इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू 0 है। अब एक और पॉइंट, जब भी हमारे पास टू टाइप्स के एक होते हैं हमारे पास स्टेबल पॉइंट होते हैं, एक होते हैं मैक्सिमा, एक होता है मिनिमा। जब भी मैक्सिमा होता है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है और मिनिमा के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब भी मैक्सिमा होगा, ठीक है, ये क्या है, सॉरी, जब भी मिनिमा होगा, ये क्या है, मिनिमम पॉइंट है इसका। मिनिमम पॉइंट पे अगर उसका डेरिवेटिव करेंगे u का, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, वो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इस वाले पॉइंट को हम मिनिमा बोलेंगे। अगर आपको चेक करना है हो कि कोई भी पॉइंट मैक्सिमा है कि मिनिमा हो, तो कैसे चेक करोगे, उसका डेरिवेटिव कर दोगे 2 टाइम्स। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो वो, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो मिनिमा का पॉइंट होगा, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा होगा, अगर मैक्सिमम है तो वो लेस देन 0 होगा। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इस पे ये क्वेश्चन करते हैं पहले। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है, तो इसमें क्या है, अब हमें द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन टू एटम इज गिवन बाय, हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, कितनी है, v ऑफ r माइनस a बाई आर रेस टू पावर 6 प्लस b बाई आर रेस टू पावर 12। अब देखो द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द एटम। अब पूछा है कि पोटेंशियल फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट द इक्विलिब्रियम। अब एट द इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है, ये तो आर डिस्टेंस है बिटवीन दी टू एटम। अब पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पता होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर ई कर देंगे, यहाँ पे आर ई जो इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस होगा, फिर वो हमें पोटेंशियल एनर्जी दे देगा इक्विलिब्रियम पे। तो उसके लिए हमें पहले इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है इक्विलिब्रियम पे करली u बाय करली r क्या होता है, 0, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव किया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a बाय r7 माइनस ये हो जाएगा 12b बाय 13 और इसको इक्वल टू 0 रख देना है। यहाँ से क्या हो जाएगा 6, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम से यहाँ पे r रेस टू पावर 5 बनेगा, सॉरी 6 आएगा, माइनस 12b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एलसीएम लेके ये वाली चीज़ तो 0 नहीं होगी, तो न्यूमरेटर भी 0 होगा, तो यहाँ से ये बन गया। अब यहाँ से हमें r की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, तो r की वैल्यू हो जाएगी 12b बाई 6a, यहाँ पे पावर 1 बाई 6, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 1 बाई 6 हो जाएगी, ये कट के 2 आ जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2b बाई a, पावर कितनी है 1 बाई 6, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। कहाँ से पता कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, क्योंकि हमने डेरिवेटिव किया है, डेरिवेटिव कहाँ पे 0 होता है, इक्विलिब्रियम पे। अब आर ई की वैल्यू हमें पता चल गई, अब हमें एनर्जी में पुट कर देनी है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी एट द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो u ऑफ r इज इक्वल टू माइनस a बाई आर की वैल्यू पुट की 2b बाई a, 6 इंटू 1 बाई 6 हो जाएगा, प्लस b बाई आर 2b बाई a 12 इंटू 1 बाई 6, ये कट के 1 आ गया, ये कट के 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये ऊपर न्यूमरेटर में गया a स्क्वायर बाई 2b प्लस b, ये 2 है तो a स्क्वायर बाई यहाँ से क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर होना है। तो यहाँ से क्या बनेगा माइनस a स्क्वायर बाई 2b प्लस ये एक से एक कैंसिल, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4b। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लिया 4b आ जाएगा, यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये माइनस ऑफ a स्क्वायर बाई 4
बी बन जाएगा। तो हमारी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। तो आपने याद क्या रखना है कि इक्विलिब्रियम भी अगर मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ पे स्लोप ज़ीरो होगी। स्लोप क्या है, करली यू बाई करली आर हमारा ज़ीरो होता है। तो यहाँ से आपको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पता चल जाएगा। फिर आर ई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको इक्विलिब्रियम एनर्जी पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं कि अभी हमने किया है कि जो एनर्जी है, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, वो अट्रैक्टिव भी होगी, वो रिपल्सिव भी होगी। अगर मैं एक सिस्टम की बात कर रही हूँ, एक क्रिस्टल की बात कर रही हूँ, तो वो अट्रैक्टिव भी होगी प्लस रिपल्सिव एनर्जी भी होगी, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं एक ही क्रिस्टल में, एक ही सॉलिड में हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी और रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास अट्रैक्टिव एनर्जी भी होगी और रिपल्सिव एनर्जी भी होगी। अब देखो, अब अगर अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्टिव क्या मतलब क्या है कि नेगेटिव होगी। यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, वो आर पे डिपेंड करेगा, तो आर रेज टू पावर। अब मुझे पावर नहीं पता तो मैं यहाँ पे एम मान लेती हूँ। एम क्या है, कांस्टेंट है। प्लस अब रिपल्सिव की बात करेंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, तो इसको हम बी कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ पे भी ये डिपेंड तो आर पे ही करेगा, बट उसकी पावर नहीं पता, तो हम यहाँ पे एन मान लेते हैं। तो ये हमारी अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ये हमारी क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर आप इसको देखोगे, जो ये हमारी एनर्जी है, ठीक है, ये होती है सॉलिड में एक कोहेसिव एनर्जी होती है, कोहेसिव एनर्जी। इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। ये एनर्जी होती क्या है, जब भी हम दो एटम, एक एटम ये है, एक एटम ये है, जब भी हम इनको पास लाने की कोशिश करेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से बाइंड होने के लिए एनर्जी रिलीज करते रहेंगे। अगर वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम बोलेंगे कोहेसिव एनर्जी। जब भी दो एटम क्या करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो एनर्जी रिलीज होती जाएगी, फिर ये बाइंड हो जाएंगे एक साथ, तो इसको हम बोलेंगे कोहेसिव एनर्जी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि दो एटम को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम बोलते हैं कोहेसिव या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, उतना ही स्टेबल हमारे पास क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है ये वाली एनर्जी। ये कोहेसिव एनर्जी तो है, जिसमें हमारे पास रिपल्सिव एनर्जी भी आएगी और अट्रैक्टिव एनर्जी भी आएगी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, ठीक है, अब हमें पहला पॉइंट क्या फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में इसकी स्लोप क्या होती है, ज़ीरो होती है। अगर स्लोप ज़ीरो है तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, -a बाई, क्योंकि अब मुझे फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कौन सा होगा और उसके करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम एनर्जी क्या होगी, जो हमने सेम अभी क्वेश्चन भी किया है। अगर मैं इसका लूँ तो ये डेरिवेटिव करूँ तो ये m बाई आर रेज टू पावर m प्लस 1 माइनस बी एन बाई आर रेज टू पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के को रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू के लिए आर एन प्लस 1 माइनस बी एन आर एम प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एम आर एन प्लस 1 इज इक्वल टू बी एन आर एम प्लस 1। तो आर एन प्लस 1 बाई आर एम प्लस 1, इसको लेफ़्ट साइड पे ले आई हूँ तो ये क्या बन जाएगा, इसको राइट साइड पे ले गई ए एम। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, आर एन प्लस 1 माइनस एम माइनस 1 इज इक्वल टू बी एन बाई ए एम। 1 से 1 कैंसिल, तो आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू बी एन बाई ए एम। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस।
ठीक है। ऐसे हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इक्विलिब्रियम में फाइंड करना चाहती हूँ आर ई, तो आर ई की जब वैल्यू पुट कर दोगे तो वो इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की, क्या होगी। अब हमें फाइंड करनी है कोहेसिव एनर्जी, ठीक है। कोहेसिव एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्रिस्टल लेते हैं, जैसे NaCl क्रिस्टल की ही अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं NaCl क्रिस्टल की वन डायमेंशन में बात करूँ, सिर्फ एक लेयर है, ये अगर Na पॉजिटिव है, ये Cl हो गया, फिर Na पॉजिटिव, फिर Cl, फिर Na पॉजिटिव, फिर Cl, फिर Na पॉजिटिव, यहाँ पे ऐसे ही सिमिलर चलता जाएगा। ये मैं सिर्फ 1D की बात कर रही हूँ, 1D NaCl की, 1D NaCl की बात कर रही हूँ। अब देखो, जब भी हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी है क्या, इंटरेक्शन ही है दो एटम्स के बीच में। अब अगर मैं इस वाले से एटम से देखूँ, इस वाले एटम से, ठीक है, इस वाले एटम से इन दोनों का अगर मैं डिस्टेंस मान लूँ r, सेम ही क्लोरीन पड़ा है, इसका भी डिस्टेंस r है। ऐसे अगर मैं सेकंड पे जाऊँ तो इसका डिस्टेंस डबल हो जाएगा 2r। ऐसे ही एक यहाँ पे भी पड़ा है, उसका डिस्टेंस भी 2r। अगर मैं थर्ड पे जाती हूँ तो ये डिस्टेंस 3r हो जाएगा, ऐसे ही थर्ड यहाँ पे 3r हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं फोर्थ पे गई तो 4r, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे फोर्थ पे जाऊँगी तो 4r। अब पोटेंशियल एनर्जी है तो इंट्रैक्शन एनर्जी ही है। अगर मैं Na का इसके साथ देखूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स प्लस ई है, यहाँ पे माइनस ई है, ठीक है। अब इसको क्यू भी ले सकते हैं, प्लस ई मान लो, क्योंकि सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो क्या हो जाएगा, प्लस ई माइनस ई मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आता है, डिस्टेंस बिटवीन दम, और इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, r, ठीक है। तो अब देखो, ये हमारा फर्स्ट एटम तक गई तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। बट अगर मैं यहाँ से यहाँ देख रही हूँ, इसके बिल्कुल सेम यहाँ से यहाँ तक आऊँ, सेम ही एटम पड़ा है और सेम ही डिस्टेंस पे, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी। 2 टाइम्स क्यों, आप एक लेफ्ट में देखोगे तो एक, अगर लेफ्ट में देखोगे तो फिर एक राइट में, सेम ही एटम पड़े हैं, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -2e² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, अब हमें सेकेंड एटम पे जाती हूँ। सेकेंड एटम क्या है, इस वाले Na से मुझे यहाँ जाना है, तो सेकेंड एटम पे जाऊँगी। अगर यहाँ पे गई, इस पे प्लस ई है तो इस पे भी प्लस ई चार्ज है, तो अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अब इसकी एनर्जी मैं U2 लिख लेती हूँ, क्योंकि मैं सेकेंड एटम पे जा रही हूँ। तो अगर मैं सेकेंड एटम तक गई तो इसका चार्ज प्लस ई है, इसका प्लस ई है, तो e² हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 2r। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो सेम ही उसके बराबर यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस ट्रैवल करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा। तो U2 क्या आ जाएगा, 2e² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2r आ जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं थर्ड पे। अगर मैं थर्ड पे जाऊँ, यहाँ से ये हो जाएगा थर्ड, ये, और फिर यहाँ से ये, तो थर्ड पे गई तो इसका चार्ज प्लस ई है, तो ये क्या है, माइनस ई, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, -e², ठीक है। इसको थर्ड मान लेते हैं, चार्ज इस पे प्लस ई है, इस पे माइनस ई है, तो प्लस इंटू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -e² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 3r, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब अगर मैं राइट साइड पे देख रही हूँ तो ये एनर्जी है, लेफ्ट साइड पे भी तो सेम ही पड़ा है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से U3 क्या आ जाएगा, -3e² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r। ऐसे ही अगर फोर्थ पे जाएंगे तो डिस्टेंस 4r हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, U4 को लिखूँ यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 2 ही हैं, या तो मैं लेफ़्ट साइड पे देख रही हूँ या फिर मैं राइट साइड पे, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा,
बट पॉजिटिव में, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4r। ठीक है, अब मुझे टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 अप टू जितने एटम्स है उतनी एनर्जीज ऐड हो जाएंगी। अब U1 ये है -2e² बाई 4πε0 r प्लस फिर ये वाली टर्म है 2e² बाई 4πε0 2r, फिर ये वाली टर्म है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, डिस्टेंस 3r अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अगर मैं यहाँ से 2e² -2e² बाई 4πε0 r कॉमन निकालूँ तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 1/2, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है तो माइनस माइनस प्लस होके फिर यही टर्म बन जाएंगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1/3, ऐसे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास होता है कि अगर मैं log 1 + x की एक्सपेंशन करूं, log 1 + x की एक्सपेंशन करूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आप इसके एक्सपेंशन करते हो x - x² बाई 3/2 प्लस x3/3 प्लस यहाँ पे माइनस होता है, ये ऐसे अल्टरनेटिव चलते हैं, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, x - x² बाई 3 ऐसे चलती है, तो log 1 + x की सीरीज़ ये होती है। अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये अगर आप सीरीज़ देखोगे तो ये सेम ही है, ये वाली सीरीज़ ये वाली सीरीज़ सेम ही तो है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ log of 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं log of 2, तो U² -2e² बाई 4πε0 r, ये क्या हो जाएगा log of 2। इसको मैं थोड़ा सा अगर रीअरेंज करूँ 2 log 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कांस्टेंट का नाम देते हैं e² अल्फ़ा मान लेती हूँ मैं, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2 log 2, इसकी वैल्यू 1.34 समथिंग होती है। ठीक है, अब देखो, अगर इसको चेक कर लेना, कैलकुलेट करके पहले log 2 निकालना, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसकी वैल्यू देख लेना कि 1.38 आती है कि 1.78 आती है। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं मैडलंग कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं मैडलंग कांस्टेंट। अब ये वाला कांस्टेंट क्यों आ रहा है, ठीक है, इसको हम समटाइम्स करेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं, इसको करेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। अब ये करेक्शन फैक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी हम एटम में ऐसे प्लेस है मेरे एटम्स, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl है, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl, ये Na पॉजिटिव, ऐसी एटम प्लेस हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखोगे आप, अगर हम किसी भी क्रिस्टल में देखते हैं तो हम बिल्कुल नियरेस्ट देखते हैं। अगर मैं इस वाले को देखूँ, या तो मैं इसको देखूँगी या फिर इसको देखूँगी, सिर्फ 2 नियरेस्ट एटम को देखूँगी। ठीक है, अगर 2 नियरेस्ट एटम को देखूँगी तो ये वाला फैक्टर नहीं आएगा, सिर्फ ये वाली एनर्जी आ जाएगी, सिर्फ ये वाली एनर्जी आ जाएगी। बट अगर मैंने पूरा क्रिस्टल को देखना है, ये वाला सिर्फ अपने नियरेस्ट से तो इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, ऐसे ही ये इससे भी करेगा। तो जब भी हम पूरे क्रिस्टल की एनर्जी निकालने जाते हैं तो हम सिर्फ नियरेस्ट नहीं देखते, हमको सभी देखने पड़ते हैं, क्योंकि सभी एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर वो इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 log 2 का फैक्टर आ जाएगा, तभी इसको हम बोलते हैं क्या, करेक्शन फैक्टर या फिर मैडलंग कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे
जो ये करेक्शन फैक्टर आया है, ठीक है, हम जितने दूर जा सकते हैं, जितने हम एटम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं उतना ये आएंगे, ठीक है। तो उतनी मेरी इसकी अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, जितने हम दूर एटम के पास जा सकेंगे इंटरेक्ट करने के लिए। तो जितनी मैडलंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही मेरा स्टेबल एटम आएगा, ठीक है, स्टेबल क्रिस्टल बनेगा। तो अब ये वाला जो एनर्जी है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो बाइंडिंग एनर्जी है। नेगेटिव मतलब कि एटम बाइंड होके, क्योंकि जब भी हम सॉलिड बनाते हैं तो वो बाइंडिंग एनर्जी तो होती है, वो बाइंडिंग एनर्जी है ये -e²/4πε02 log 2, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव एनर्जी है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से आ रही है, ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, इसको कोहेसिव एनर्जी भी बोलते हैं। अब अगर किसी एटम को आपने ब्रेक करना है, किसी भी दो एटम को आपने ब्रेक करना है या फिर क्रिस्टल को ब्रेक करना है, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब टूटेगा वो एटम, तब टूटेगा वो क्रिस्टल। अब ये हमने किया है सिर्फ 1D में केस, अगर मैं यही 3D में करूं तो वो क्या हो जाएगा, अब इसका हम करते हैं 3D में। अगर मैं 3D में बात करती हूँ तो हम 3D में NaCl का क्रिस्टल कर चुके हैं। क्रिस्टल बनाते कैसे हैं NaCl का, NaCl का हम क्रिस्टल बनाते कैसे हैं, हम बनाते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि FCC स्ट्रक्चर बनाते हैं कि सभी कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे एक क्लोरीन को प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे कॉर्नर्स पे क्लोरीन प्लेस होता है, 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 क्लोरीन्स होंगे। अब ईच फेस पे भी क्लोरीन प्लेस करते हैं। अब क्या करना है, ईच एज के सेंटर पे आपने NaCl को रखना है। यहाँ पे NaCl 12 एजेस होते हैं तो 12 ही हमारे पास सोडियम प्लेस होंगे। यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे, ऐसे ही सभी एजेस के सेंटर पे Na रख देना है, ठीक है। अब एक बॉडी के सेंटर में रखना है Na। क्लोरीन हम रखते हैं कहाँ, कॉर्नर्स पे और फेस के ईच सेंटर पे, ठीक है, ईच फेस के सेंटर पे। और Na कहाँ रखते हैं हम, जो एजेस होते हैं, ठीक है, आपके रूम में भी एजेस हैं, रूम के कोई भी एज के सेंटर पे रखना है, ईच एज के सेंटर पे Na प्लेस करना है। 12 हमारे पास एजेस होते हैं तो 12 ही Na होंगे। और एक बॉडी के सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे हमें Na प्लेस करना है, ठीक है। अब ये हम कर चुके हैं जब हमने NaCl वाला क्रिस्टल बनाया था। मैं फर्स्ट नियरेस्ट, अगर किसी भी कॉर्नर वाले एटम से देखूँ, मैं फर्स्ट नियरेस्ट कहाँ जा सकती हूँ, फर्स्ट नियरेस्ट मैं इस वाले एटम के पास जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं टोटल को A मानूँ तो ये कितना हो जाएगा, इतना हमारा A/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये A/2 है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, √2/2 A, √2 A/2 होगा। अगर मैं किसी भी यहाँ तक आऊँगी तो √3/2 A हो जाएगा, यही डिस्टेंस होगा। ये हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड नियरेस्ट हो जाएगा। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। मैं क्या करती हूँ, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए R0 मान लेती हूँ। R0 क्या है, A/2। अब अगर इसको A/2 को मैंने R0 माना है तो यहाँ पे A/2 को R0 माना तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 R0। A/2 को मैंने R0 मान लिया है तो यहाँ पे क्या होता है, √2 A/2, तो A/2 को R0 लिख दिया। सिमिलरली ये वाले A/2 को भी मैंने R0 लिख दिया, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, अब ये वाला क्लोरीन है, मैं कहाँ तक जा रही हूँ, Na तक, इस पे -C चार्ज है, इस पे क्या है, +C चार्ज है, तो माइनस प्लस -4πε0 इनटू, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक R0।
अब मुझे यहाँ हमने लिखा था जब हमने NaCl का अभी 1D में किया है कि Na पॉजिटिव या तो यहाँ जा सकता है R डिस्टेंस पे, या तो R डिस्टेंस पे यहाँ जा सकता है, और तो कहीं नहीं जा सकता। ऐसे ही अब इस वाले पॉइंट से a/2 डिस्टेंस ट्रेवल करके हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मीन्स फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हैं, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हैं यहाँ पे 6, ठीक है। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स क्या हो गए हमारे 6, ये हमारी फर्स्ट एटम तक कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे ही अब हम सेकंड वाली फाइंड करते हैं, यहाँ पे टोटली लिख लेते हैं। अब प्लस इससे दूर मैं यहाँ पे आ सकती हूँ, तो ये क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, -C तो क्या हो जाएगा +C² डिवाइडेड बाई 4πε0 कितने डिस्टेंस पे है √2r पे r0। अब इस वाले से यहाँ तक आना है तो मैं कितने और एटम के पास आ सकती हूँ कि मैं √2 r0 डिस्टेंस ट्रेवल करूँ, कितने के पास जा सकती हूँ। अगर आप किसी भी फेस सेंटर तक का होगे तो 12, एक रूम में 3, फिर उसमें 2, ऐसे ही आप 12 और एटम के पास जा सकते हो। तो इसके लिए सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स क्या हो जाएंगे 12। ये हम NaCl के क्रिस्टल में कर चुके हैं। अब प्लस अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट के पास आ गई तो इतनी आ गई एनर्जी, सेकंड के पास गई तो इतनी एनर्जी आ गई। अब मुझे थर्ड जाना है, थर्ड नियरेस्ट क्या होता है, यहाँ से जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो यहाँ से जब मैं यहाँ पे आती हूँ ये -E चार्ज है, ये क्या है Na पॉजिटिव है, तो ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -E² बाय 4πε0 कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से यहाँ √3r0। अब यहाँ से यहाँ मैं और कितने एटम के पास जा सकती हूँ, ये बॉडी सेंटर तक आ रहा है, इस एक रूम में एक के पास, ऐसे ही और कितने रूम्स हैं 8 रूम्स हैं, तो 8 एटम्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ऐसे ही हम हायर भी फाइंड कर सकते हैं। मैं फोर्थ डिस्टेंस, ठीक है, अगर फोर्थ ये फर्स्ट नियरेस्ट था, ये सेकेंड, ये थर्ड, ऐसे हम फोर्थ नियरेस्ट तक भी जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी अब 3D के केस में ऐसे निकालेंगे हम, किसी के भी केस में अगर आपने निकालनी है तो ऐसे निकालोगे, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से मैं क्या करती हूँ E² बाई 4πε0 r0 कॉमन ले लेती हूँ, माइनस ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 6/6 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस आएगा 12/√2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 8/√3। अगर आप इसकी एक सीरीज़ तो नहीं बन रही है, बट अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितनी आ जाएगी, इसको हम अल्फ़ा लिख लेते हैं। अब ये 3D में है, ये क्या है मैडलंग कांस्टेंट या फिर करेक्शन फैक्टर, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी वो 1.74 हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स हैं। तो 3D के केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इतनी आएगी, जितनी अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ठीक है। उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी मीन्स उतनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। अगर उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी उतना एटम जो हमारा क्रिस्टल है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है, स्टेबल होता जाएगा उतना ही। तो ये था हमारा मैडलंग कांस्टेंट। करेक्शन फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आई है मीन्स ये बाइंडिंग एनर्जी आई है, ठीक है। उसको बाइंड करने में कितनी एनर्जी लग रही है वो एनर्जी है ये।